हेलो एस्पिरेंट्स। अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के उत्तर लेखन अभ्यास की एक सीरीज प्रारंभ की गई है, जिसमें हम यूपीएससी द्वारा पूछे गए पुराने प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे। तो यह आज का हमारा तीसरा सत्र है और इस सत्र को प्रारंभ करने से पहले हम पाठ्यक्रम देखते हैं कि कहानी खंड का हमने हिंदी पाठ्यक्रम में से कहानी खंड को उठाया है, जिसमें हम हिंदी कहानी का उद्भव और विकास और प्रमुख कहानीकार और यहाँ पर हम प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ और राजेंद्र यादव की एक दुनिया समानांतर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखने अभ्यास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आज का हमारा 9वां प्रश्न है। इससे पहले 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न आप हमारी पहले वाली वीडियोस में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता उत्तर हिंदी कहानी की गति और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो इसका परिचय हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि स्वतंत्रता के साथ ही हिंदी कहानी को लगभग 50 वर्ष के इतिहास की समृद्ध प्राप्त थी एवं प्रेमचंद ने इस समय कहानी को परिपक्वता के उस अगले चरण पर पहुंचा दिया था, जहां पहुंचने में लगभग 100 वर्षों का समय लग जाता है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सामाजिक जीवन में जो नवोन्मेष प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई दे रहा था, हिंदी कहानी भी उससे अछूत ना रही। हिंदी कहानी भी स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में एक नई ऊर्जा से संपन्न होने लगी, जिसे नई कहानी नाम आंदोलन के रूप में जाना गया। तो स्वतंत्रता उत्तर हिंदी कहानी की गति एवं स्वरूप में तो देखते हैं हम। हिंदी कहानी की महत्वपूर्ण घोषणा यह थी कि अनुभूति की प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पर बल दिया गया। कहानीकार मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद या किसी भी अन्य विचारधारा को जीवन का अंतिम सत्य मानने से इनकार कर रहे थे और कहानी जीवन के वास्तविक अनुभव के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। जैसे कि मोहन राकेश तथा निर्मल वर्मा की कहानियों में भोगे हुए यथार्थ की छटपटाहट सबसे प्रबल दिखती है। ऐसे ही केंद्र में शहरी मध्य वर्ग का जीवन महत्वपूर्ण हो गया। इस वक्त के भाई जब स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्र से पलायन होके शहर की तरफ जाने लगे, तो क्या हुआ, शहरी जीवन की ताज़ी सामाजिक संबंधों का टूटना, निरार्थकता बोध, इन सब के ऊपर समस्याएं के ऊपर कहानियां बनने लगी। जैसे मलबे का मालिक उदाहरण, संयुक्त परिवार में बिखराव, जैसा हमने बताया कि यहाँ पर ग्रामीण शहर से लोग शहरों की तरफ और पलायन करने लगे। तो इसमें क्या हुआ, शहरीकरण होने लगा, तो क्या हुआ, संयुक्त परिवार टूटने लगा। अब संयुक्त परिवार टूटने लगा जब, तो संयुक्त परिवार टूटने लगा तो जो समस्याएं थी कि संयुक्त परिवार के द्वारा जब हल कर ली जाती थी, तो वो अब सिंगल फैमिली में ही उस समस्याओं को हल करना था। तनाव में बढ़ोतरी होने लगी। ये सब हमें चीफ की दावत में देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम देखें कि नारी और पुरुष संबंधों में बदलाव, नारी मुक्ति आंदोलन, नारी आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भर, ये सब हमें यही सच में दिखता है कि भाई जब स्वतंत्रता उत्तर बाद में क्या हुआ कि नारी जो थी वो आर्थिक सामाजिक प्रतिबंधों से मुक्त होने लगी। समझे आप कि आर्थिक और सामाजिक प्रतिबंधों से मुक्त होने लगी। तो जब वो मुक्त हुई तो वह अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहती थी। यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या की गई। जैसे मित्र मरजानी कृष्णा सोबती की, उसमें भाई यौन की जो पूर्ण व्याख्या की गई कि भाई इस धारणा को नकारा नहीं गया कि नैतिकता इस बात से तय होती थी कि व्यक्ति की समाज के प्रति कितने कर्तव्य निभाता है, ना कि यौन इच्छाओं के। ठीक है। व्यक्तित्व स्वतंत्रता उत्तर पर जोर दिया गया कि भाई हमारे व्यक्ति का अपना भी एक जीवन है, जैसे जो हमें अनुच्छेद 21 में देता है। ठीक है। और इसी तरह द्वितीय महायुद्ध
का जीवन का चित्रण बताने लगा हिंदी कहानी के अंदर कि भाई महायुद्ध के बाद कैसे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में भूखमरी, महामारी ये सब फैलने लगी थी। व्यक्ति मन की गाथा को उजागर करने लगा कि भाई हिंदी कहानी के अंदर भाई व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से वह अपने जीवन को लेकर परेशान है, ये सब हिंदी कहानी में उजागर होने लगा। तो हिंदी कहानी के विकास नई कहानी के बाद की कहानी को सामान्यतः समकालीन कहानी कह दिया जाता है। इसके अंतर्गत कई कहानी आंदोलन सीमित या व्यापक रूप में दिखते हैं, जिनमें प्रमुख है अक कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, सचेतना कहानी, सहज कहानी तथा सक्रिय कहानी। अब हिंदी कहानी से संबंधित सीमाओं को देख लेते हैं। हिंदी कहानी की जो सीमाएं थी वो प्रामाणिक अनुभूतियों की कहानी थी। 1960 तक पहुंचते पहुंचते स्थिति आ गई कि जब मौलिक अनुभव नहीं बचे तो कहानीकार अनुभूतियों की खोज करने लगे और भोगा हुआ यथार्थ जो था उसको छोड़कर वह सोचा हुआ यथार्थ की बात करने लगे। तो नई कहानी आंदोलन में व्यस्त समस्याएं अपने समय के ऐतिहासिक दबाव से उत्पन्न है और वह केवल मध्यवर्गीय शहरी समस्या है, ना कि पूरे समाज की। इसमें समाधान की कोई कोशिश नहीं है, इसलिए नई कहानी समाज निष्क्रियता की कहानी है, ना कि सक्रियता की कहानी। इसमें कभी भी क्योंकि भाई समस्याएं बता दी गई हैं कि समस्या क्या है, क्या जीवन में लोग आज के समय में अकेलापन, ये सब अजनबीपन, लेकिन इनसे निपटने के लिए किसी भी तरह का हल नहीं बताया गया। कई स्थानों पर कहानीकारों ने अनावश्यक रूप से यौन प्रसंगों को कहानियों में ढूंढा है। इन कहानियों को कई बार पढ़कर ऐसा लगता है कि भाई मानो समाज में केवल मूल समस्या जो है वो यौन की ही रह गई है, जबकि ऐसा नहीं है, इससे भी बढ़कर बहुत सारी समस्याएं हैं। शुरुआत में रोमानियत एवं कल्पना का विरोध करने से हुई थी, किंतु आगे चलकर कई कई नई कहानियों में यही तत्व प्रबल हो गए। तो इसका निष्कर्ष हम देखते हैं। स्वतंत्रता उत्तर हिंदी कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी, समानांतर कहानी, 60 उत्तरी कहानी आदि नामों से विकसित होती रही। इस कहानी में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह स्थापित के प्रति गहराई से अभिव्यक्त हुआ। स्वतंत्रता उत्तर हिंदी कहानी परिवर्तित मूल्यों से उत्पन्न संघर्ष की कहानी है, इसलिए आज की कहानी को एक साथ ही मूल्य भंग और मूल्य निर्माण की कहानी कहा गया है। तो ये हमारा प्रश्न खत्म हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नई कहानी आंदोलन पर चर्चा कीजिए, या फिर आपसे बोल दिया जाए कि नई कहानी के संबंध में संक्षिप्त निबंध लिखिए, या फिर आपसे बोल दिया जाए कि नई कहानी आंदोलन की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए, तो आप इसी तरह का ही आंसर या इसमें कुछ छोटा मोटा चेंज करके आप यही आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता उत्तर हिंदी कहानी जो है वो पूरी नई कहानी के बाद और नई कहानी के ऊपर ही पूरा का पूरा आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके ये दो प्रश्न और इसके साथ तैयार कर सकते हैं आप। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं आज का। 60 उत्तरी हिंदी कहानी पर टिप्पणी कीजिए। ये हमारे यूपीएससी के द्वारा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका परिचय हम किस तरह से देंगे कि नई कहानी के बाद हिंदी कहानी को सामान्यतः समकालीन या 60 उत्तरी कहानी कह दिया जाता है। इसके अंतर्गत कई कहानी आंदोलन सीमित या व्यापक रूप में दिखते हैं, जिनमें प्रमुख है अकहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी तथा सक्रिय कहानी। इन आंदोलन का संक्षिप्त परिचय हम देखते हैं कि नीचे किस तरह से दे सकते हैं कि जैसे अकहानी के लिए हम 1960 में नई कहानी के विरोध में प्रारंभ प्रारंभ विरोध फ्रांस के एंटी स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित है, जो कि इस आंदोलन
की कहानियों में जीवन के प्रति अस्वीकार का भाव वैसे ही दिखाता है जैसा कि अकविता कविताओं में दिखाई पड़ता है। सभी मूल्यों में गहरी अनास्था प्रकट करती है। ये कहानी धारा अजनबीपन एवं निरर्थकता बोध को प्रक्षय देती है। यह गंगा प्रसाद विमल की कहानियों में दिखता है, जैसे प्रश्न चिन्ह और दूधनाथ सिंह की रिच। समानांतर कहानी अगला आंदोलन। यह आंदोलन कथाकार कमलेश्वर द्वारा चलाया गया। इसमें आम आदमी का एक बड़ा वर्ग कहानियों से उपेक्षित हो गया और कहानियों का सर्जन आम आदमी को केंद्र में रखकर कर दिया। इसमें बताया गया कि भाई आम आदमी किस तरह से पूंजीवती का शोषण का शिकार होता जा रहा है, ठीक है। और सामंतवादी ताकतें और संप्रदायवादी शक्तियाँ किस तरह से आम आदमी का शोषण करती हैं। और समानांतर कहानी में जो शिल्प का आग्रह है वो कहानी को अमूर्त बनाने वाले शिल्पगत तत्वों, बिंब, प्रतीक आदि का निषेध करता है। अगला है जनवादी कहानी आंदोलन। तो जनवादी कहानी आंदोलन में 1982 में दिल्ली में जनवादी लेखक संघ की स्थापना के साथ जनवादी कहानी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसमें स्वयं प्रकाश और रमेश उपाध्याय महत्वपूर्ण लेखक हैं, जिनके अंदर मध्य वर्ग का भविष्य सर्वहारा के साथ है और उसे सर्वहारा ही बल प्रदान कर सकता है। यह कहानी आंदोलन मार्क्सवादी विचारधारा को स्वीकार करता है और इसमें बताया गया कि सर्वहारा पर किए गए शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर सर्वाधिक बल देती है और किसान, मजदूर आदि के संघर्ष को सूक्ष्मता और सजगता से उभारती है। और इसमें जयप्रकाश की सूरज कब निकलेगा और काशीनाथ सिंह की सुधीर घोषाल महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। तो अगला आंदोलन सचेतन कहानी आंदोलन। यह महीपदीप सिंह के द्वारा 1960 ई में प्रारंभ किया गया आंदोलन है, जिसमें नई कहानी और अकहानी के दौर की कहानियों निरर्थकता बोध को इतना ज़्यादा दिखाती हैं कि जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। बट सचेतन कहानी संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करती हैं और कहती हैं कि भाई लोगों को अपने जीवन में समस्याएं होती हैं, अगर समस्या ही ना हो तो वह सुख और दुख को किस तरह से अलग अलग अनुभूति कर पाएगा। नहीं तो उसके जीवन में कुछ सब एक समानांतर चलता रहेगा और जीवन एक समान सा लगेगा। तो इसके लिए भाई संघर्ष करना और जागरूकता का समर्थन करती है ये कि भाई आपको संघर्ष करना चाहिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। तो इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं उसने नहीं कहा था, कील। ये दो कहानियाँ हैं इसमें। सक्रिय कहानी राकेश वत्स द्वारा मंच पत्रिका के माध्यम से प्रारंभ किया गया ये आंदोलन समस्याओं को निष्क्रिय प्रस्तुतिकरण ही नहीं करना चाहिए बल्कि पाठक को लड़ने का हौसला देना चाहिए। उदाहरण के लिए एक ना एक दिन। भाई पहले की कहानियाँ क्या कर रही थी कि भाई समस्याएं बता देती थी जाके कि भाई ये समस्या है लोगों के जीवन में, जैसे टूटन परिवार, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से पलायन होके शहरीकरण बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से भाई लोगों के जीवन में समस्याएं बढ़ रही हैं। तो ये उस वक्त भाई आप समस्या का हल नहीं देते थे, आप बस समस्याएं बता देते जाते थे। तो ऐसा नहीं। तो सक्रिय कहानी में क्या गया कि भाई आप समस्या का हल भी देंगे आप। तो इसमें हम निष्कर्ष लिखेंगे कि विगत 2-3 दशकों से हिंदी कहानी परिवर्तन के दौर से गुजरती रही है। यह परिवर्तित युग परिवेश का परिणाम है। आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण का तीव्र प्रसार, सांप्रदायिकता का नव उभार तथा व्यक्तिवादिता के चरम उफान ने हिंदी कहानी को कथ्य और शिल्प दोनों ही स्तर पर प्रभावित किया है। तो हमारा अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। इसमें कृष्णा सोबती की कहानियों के आधार पर उनकी कथा भाषा पूर्ण अंग एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ये यूपीएससी द्वारा 2013 में पूछा गया प्रश्न है।
या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कृष्णा सोबती की कहानियों की भाषा पर विचार कीजिए। तो इसका हम प्रारंभ इस तरह से करेंगे कि परिचय में कृष्णा सोबती ने अपनी कहानियों में भाषा के जो विविध तथा समर्थ प्रयोग किए हैं वह उनके समकालीन अन्य महिला कहानीकारों में दुर्लभ हैं। भाषिक विविधता, प्रसंग अनुकूल भाषा का चयन उनकी कहानी कला की अन्यतम विशेषता है, जिसे मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, यारों के यार, ए लड़की जैसी कहानियों में देखा जा सकता है। तो इसमें विभिन्न कहानियों में जो भाषाएं का प्रयोग किया गया है वो देखते हैं कि भाई कृष्णा सोबती ने अपनी प्रत्येक कहानी में कथ्य अनुरूप भाषा का चयन किया है, और इसलिए हर रचना भाषा अपनी पारंपरिक अभिव्यक्ति को तोड़कर एकदम नई अभिव्यक्ति के साथ आती है। जैसा बादलों के घेरे में तत्सम तद्भव प्रधान हिंदी है। बादलों के घेरे जो कि कहानियों का संग्रह है कृष्णा सोबतियों का, इसमें 24 कहानियाँ हैं लगभग। वहीं सिक्का बदल गया है, उर्दू पंजाबी मिश्रित हिंदी कहानी का प्रयोग करती है। वहीं कथा भाषा में मनुख, मार, हुलेरे, सैयाले, भोड़े आदि उनके देशज शब्दों का प्रयोग आप देख सकते हैं कहानी में। और इसमें पंजाबी उर्दू मिश्रित हिंदी विकास की गई है। भाषा मन की सूक्ष्म संवेदनाओं को पकड़ने की क्षमता रखती है कि भाई वह जो भाषा के अनुसार कि भाई व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, छोटे छोटे चित्रों के बीच में छोटे छोटे संवाद के द्वारा वह बता भाषा का उस तरह का प्रयोग करती है कि जैसे आम लोग कि भाई संवेदना का पता चल सके कि किस तरह की संवेदना से वह बात को कहना चाह रहा है। तो भाषा में गालियों का प्रयोग, बेलाग, जीवंत और मारक भाषा का प्रयोग यथार्थ संवेदनाओं के लिए बोलचाल, कायात्मक, बिंबात्मक भाषा का प्रयोग करती हैं। छोटे छोटे वाक्यों गठित संवाद प्रभावपूर्ण बनाते हैं। अब इसमें निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि कृष्णा सोबती ने अपनी कहानियों में भाषाई विविधता को जिस सहजता से साधा है वह निस्संदेह हिंदी कहानी की अनमोल ताथी है, और उन्हें अन्य महिला कहानीकारों से अलग एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12, जिसमें कृष्णा सोबती के कहानी लेखक में स्त्री विमर्श का संदर्भ बताइए। यूपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। कृष्णा सोबती के उपन्यास में चित्रित नारी चेतना पर सचित प्रकाश डालिए, संक्षिप्त प्रकाश डालिए। ये आएगा संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो ये यूपीएससी 2022 में प्रश्न पूछ चुकी है। तो इसका उत्तर हम किस तरह से प्रारंभ करेंगे कि कृष्णा सोबती हिंदी की नारी लेखन परंपरा की सबसे सशक्त हस्ताक्षर है, जिन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं में अत्यंत प्रामाणिक लेखन किया है। नारी लेखन के समर्थक मानते हैं कि नारी समस्याओं को नारियों ही समझ सकती हैं, ना कि पुरुष, क्योंकि संवेदना चाहे कितनी भी गहरी हो वह स्वयं संवेदना के समक्ष नहीं हो सकती। कृष्णा सोबती के कथा साहित्य में नारीवाद का यह बीज भाव लगातार विकसित हुआ है। तो इसका आगे देखते हैं कि कृष्णा सोबती की नारी चेतना कहानी एवं उपन्यास। भाई उनकी कृष्णा सोबती की नारी चेतना में कहानी और उपन्यास में क्या क्या बताया गया है। तो आप देखेंगे कि कृष्णा सोबती की प्रसिद्ध लंबी कहानी मित्रों मरजानी, जिसमें बोल्ड कहानियों में शुमार है। इसमें स्त्री यौन वर्जनाओं का अतिक्रमण कर बताया गया है कि इससे पहले कि संपूर्ण साहित्य पुरुष यौनिकता केंद्र में थी, इस कहानी ने एक झटके में उस ढांचे को तोड़ दिया और स्त्री यौनिकता को स्वतंत्र पहचान दी है। अब आप देखेंगे कि बादलों के घेरे में, कि बादलों के घेरे जो कि कहानियों का संग्रह है, इसमें 24 कहानियाँ हैं। तो इसमें पहले वर्ग में स्त्री पुरुषों के संबंधों की कहानियाँ बताई गई है कि भाई किस तरह से स्त्री और पुरुष के संबंध स्वतंत्रता के बाद में किस तरह से पुरुषों के संबंधों में इनमें बदलाव आया है। कि भाई शहरीकरण के होते हुए जब महिला खुद आत्मनिर्भर होने लगी तो वह कमाने गई और वह आत्मसम्मान के लिए अब खड़ी होने लगी कि भाई मुझे भी आत्मसम्मान मिलना चाहिए। तो उनके स्त्री और पुरुष के संबंधों में किस तरह से बदलाव आया। दूसरे वर्ग में स्त्री की नियति को उसके परिवेशगत
द्वंद्वात्मक संबंधों के संदर्भ में बताया गया है कि भाई किस तरह से स्त्री की जो नियति है, जो द्वंद्वात्मक संबंध है उसके उसके मन और वास्तव में जीवन के अंदर किस तरह से, तो वह उस द्वंद्वों के बारे में बताया गया कि भाई किस तरह से वह अपने द्वंद्व से लड़ती है। तीसरे वर्ग में अविभाजित पंजाब और देश विभाजन की त्रासदी, यातनाओं और विडंबनाओं से संबंधित है कि भाई किस तरह से जब अविभाजित पंजाब और देश विभाजन के बाद जो महिलाओं के साथ हुआ, और कि महिलाओं में जो बदलाव देखे गए, और इन देश विभाजन के बाद जो उन पे यातनाएं या फिर मन की जो स्थिति उनमें थी, किस तरह से वह अपने द्वंद्व और इन सब से लड़ रही है, तो इसके बारे में बताया गया है। सूरजमुखी अंधेरे में यह उपन्यास बचपन की यौन हिंसा के बारे में बताता है कि भाई महिलाओं के साथ या जो लड़की होती है तो उसके साथ कई बार बचपन में यौन हिंसा भी होती है कि आप मारपीट, या फिर कई बार हमने देखा है कि भाई हमारे कुछ असामाजिक तत्व जो हैं समाज के अंदर वह छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण कर देते हैं। तो इन सब के ऊपर उन्होंने जागरूक करने की कोशिश की है। दिलो दानिश, जिसमें महिला की सामाजिक स्थितियों के बारे में बताया गया है कि भाई महिला की जो सामाजिक स्थिति है वो किस तरह पहले थी और अब उसे बदलने की ज़रूरत है, कि भाई महिला को भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इसमें निष्कर्ष में हम कहेंगे कि हिंदी कहानी के विकास में कृष्णा सोबती का अभूतपूर्व योगदान है। एक महत्व उस सफ गोई मतलब बोल्डनेस से है जो उनके नारी विश्लेषण में दिखती है। उनकी कहानियों में पहली बार नारी को स्वतंत्र व्यक्ति का दर्जा मिला है और महिलाओं के लिए एक बुलंद आवाज़ बनी है। तो यह आज का हमारा 12वां प्रश्न था। और अगर आपको कृष्णा सोबती पर अन्य प्रश्न पूछे जाएं, जैसे कृष्णा सोबती की कहानियों कथ्य का वैविध्य पर टिप्पणी कीजिए, तो आप इसी को आप कुछ थोड़ा इधर उधर करके आप इसी को लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसी को लिख सकते हैं, या फिर आपसे पूछ दिया जाए भाई कृष्णा सोबती की कहानियों का कथा संसार पर प्रकाश डालिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो आप इसी तरह से आप इस को लिख कर आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। और आप इन सभी प्रश्न का उत्तर लेखन करके आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जिसे मैं या फिर हमारी टीम के सदस्य आपके प्रश्नों का जांच करके उस पर आपको कमेंट करेगी। और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा एंड ऑफ द सेशन है। अनलॉक जीएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आपको हैंड रिटन नोट्स मिल सकें। इंस्टाग्राम पेज लाइक करिए और फेसबुक पेज लाइक करिए। थैंक यू।